गुड मॉर्निंग बच्चों एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप लोग को सिखाया था। अब देखो बच्चों, अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, एक चार्ज नहीं कई सारे चार्ज हैं, सपोज कर लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और इसी तरह बहुत सारे चार्ज हैं और उन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी एक चार्ज नहीं कई सारे चार्ज हैं, अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज कर लो एक चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर R है वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका पोजीशन वेक्टर R है। अब देखो बच्चों, अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RP है, तो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखें, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर R1P हो जाएगा और इस लाइन का R2P हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी भी पता है R1P, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी भी पता है R2P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड द पॉइंट होती है। इसी तरह ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द चार्ज टूवर्ड द पॉइंट होगी। तो बच्चों देखो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें इस पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर हमने एक टेस्ट यूनिट चार्ज Q0 सपोज कर लिया। तो अब टेस्ट यूनिट चार्ज Q0 सपोज कर लिया तो अब कूलम्स लॉ लगाया, तो 1/4πε0 Q1 Q0 R1P का होल स्क्वायर R1P पोजीशन वेक्टर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स निकल आया। अब इंटेंसिटी निकालना होती है, इस चार्ज की वजह से यहाँ इंटेंसिटी निकालना है, तो चार्ज अपान टेस्ट यूनिट चार्ज जो यहाँ पर रखा था उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 1/4πε0 Q1 R1P का होल स्क्वायर और Q0 से जब डिवाइड किया तो ये वाला Q0 कैंसिल हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज निकल आई। अब इसी तरह इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो देखो F2 पहले इनके बीच फोर्स निकाल लिया जैसे यहाँ निकाला था, तो 1/4πε0 Q2 Q0 R2P का होल स्क्वायर और R2P पोजीशन वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जो टेस्ट यूनिट चार्ज यहाँ पर है उससे डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। तो अब इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, वो इस डायरेक्शन में है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच होगा। तो इन दोनों के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से E1 प्लस E2 हो गई वेक्टर, E1 वेक्टर E2 वेक्टर। अब देखो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर, अगर इसी तरह के कई सारे चार्ज होते हैं, n चार्ज होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई उनके वेक्टर सम के बराबर होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्जेस की वजह से जो इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगी। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी वो ऐसी होगी कि जैसे कोई दूसरा चार्ज रखा ही नहीं है, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसी होगी कि दूसरे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ यही चार्ज है। और इन सब का इफेक्ट जब देखा जाएगा तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगी। तो देखो E1 और E2 की वैल्यू रख दी, इसी तरह En तक की वैल्यू रख दी और 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो यहाँ के ऊपर ये समेशन लगा दिया i = 1 to n और I to P और ये QI और ये IP। अब I की वैल्यू 1 से लेके n तक इन सब का वेक्टर सम के बराबर होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन लोग के चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर इन सब के वेक्टर सम के बराबर होती है। इसी पर एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ पर 10⁻⁸ कूलम चार्ज है, ये NCERT का क्वेश्चन है। एक चार्ज यहाँ के ऊपर रखा है बच्चों, एक चार्ज यहाँ रखा है, ये 10⁻⁸ कूलम, ये 10⁻⁸ कूलम माइनस में, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ के ऊपर एक वर्टेक्स पे ये चार्ज, एक वर्टेक्स पे ये चार्ज। आपको A पॉइंट पर और B पॉइंट पर और C पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस चार्ज की वजह से इसका डायरेक्शन इधर होगा
और इस चार्ज की वजह से इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों की इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। पहले इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे, तो एट ए, अगर ए पर निकालेंगे तो पहले इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सपोज करिए ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, तो एल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर एल ए डायरेक्शन में होगी और फिर इस वाले चार्ज की वजह से भी ए एम डायरेक्शन में होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एल ए प्लस ए एम दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐड हुई जा रही। तो इसकी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1/4πε0 10⁻⁻8 अपान 0.05 का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से भी इतनी 1/4πε0 10⁻⁻8 अपान 0.05 का होल स्क्वायर। दोनों ऐड हो गए तो 2 × 9 × 10⁻9 10⁻⁻8 अपान 0.05 का होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम एल टू एम। ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों के वेक्टर सम के बराबर हो गई। तो अब देखो ये आ गया 18 और ये हो गया 25 × 10⁻⁻4 और ये 10 9 × 10⁻, ये 9 में से 8 चला गया, तो यहाँ पे आया 5 दूनी 10 5 पंजे 25, तो ये आया 5 तेई 15 5 जगह 30 और ये 2 × 10⁻4, तो 7.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये बच्चों ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से ऐड हो रही है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड द पॉइंट और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड द चार्ज। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 7.2 × 10⁻। अब अगर बच्चों बी पर निकालना है तो देखो बी पर एल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और एम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी ये क्लोज्ड है और इससे दूर है, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगी और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी इसको बताते हैं बेटा बच्चों। अब बच्चों देखो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इधर की तरफ होगी एल से बी की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से बी से एम की तरफ होगी। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज क्लोज्ड है बी के, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से बी से एम की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहाँ के ऊपर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी फील्ड में से इसकी फील्ड को यहाँ पर जो है वो घटा देंगे। तो बी पर देखो पहले 10⁻⁻8 वाले 10⁻⁻8 कूलम की वजह से इधर की तरफ है, कितनी ये, और फिर इसकी वजह से देखो यहाँ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस 0.1 ये और 0.05 ये, तो टोटल डिस्टेंस 0.15, तो ये डिस्टेंस होगी। इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा बी से एम की तरफ, बी से एम की तरफ। ये वाली फील्ड कमज़ोर है, तो हमें टोटल फील्ड जब निकालना होगी तो टोटल फील्ड जो होगी टोटल फील्ड घटा देंगे, यानी इस वाली फील्ड में से इसकी फील्ड में से इस वाले की फील्ड को घटा दिया। तो देखो 1/4πε0 दोनों में था, 10⁻⁻8 दोनों में था, तो 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 0.15 का होल स्क्वायर ये लिखा, और इसको जब सॉल्व किया तो ये इतना आ गया, यानी 3.2 × 10⁻3 × 10⁻4 3.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब देखो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो पहले इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ ये एल टू सी डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से फ्रॉम सी टू एम इन दिस डायरेक्शन। अब टोटल फील्ड निकालना है, ए की फील्ड इधर है, इस चार्ज की फील्ड इधर है, तो टोटल फील्ड कितनी होगी, इन दोनों फील्ड्स के बीच में 120 का एंगल है। तो अब फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120। तो अब नेट इंटेंसिटी अगर हमको निकालना है तो नेट इंटेंसिटी सी पॉइंट पर निकालने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120। E1 की स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितनी,
यहाँ 1/4πε0 के 10 की पावर -8 अपान ये 0.1 का स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -2। फिर इसकी वजह से भी है 10 की पावर -8 4πε0 के 10 की पावर -2। फिर देखो बच्चों 2e1 e2 ये वैल्यूज रखेंगे e1 e2 और cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। cos 90 + 30 माइनस sin 30 तो -1/2। तो इस तरह से रिजल्ट आया 1/4πε0 के 10 की पावर -8 10 की पावर -2। यहाँ जब कॉमन लेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा। e1 e2 की वैल्यू रखेंगे ये e1 e2 वाली तो -1। अब ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कितना आया बच्चों 9 × 10 की पावर 9 10 की पावर -8 और ये 10 की पावर -2 ऊपर चला गया तो +2। तो अब रिजल्ट कितना आया 9 × 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। 9 × 10 की पावर, अब ये किस डायरेक्शन में होगी बच्चों, इसके राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, फ्रॉम L to M पैरेलल टू LM पैरेलल टू LM एट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पैरेलल टू L to M होगी। ठीक है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। ये क्लियर हुआ, L to M इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ऐसे निकाल ली। इन जनरल बच्चों देखो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा होता है, लेकिन बॉडीज़ के ऊपर जो चार्ज देखा जाता है तो वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कई गुना चार्ज होता है। तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा है और पूरे सरफेस के ऊपर जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो इतना बड़ा चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नेचर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर क्वांटम नेचर है, तो इसको हम लोग क्वांटम नेचर नहीं कंसीडर करते क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज है। तो देखो हम लोग अब यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रो से डिनोट करते हैं, यानी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है और उसका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो। अब अगर कोई बॉडी है इस तरह की, उसका छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया और छोटा सा चार्ज है, उतने हिस्से पर छोटा सा चार्ज dq है, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी ये जो चार्ज है और ये जो वॉल्यूम है इसका रेशियो। इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर ये बॉडी जो है स्फेरिकल है तो फिर स्फेयर का वॉल्यूम रख देंगे। इंटायर चार्ज Q इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल रो इज इक्वल टू Q/4/3 पाई r3। इसी तरह अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना होती है तो अब अगर यहाँ पर छोटा सा सरफेस ds है और चार्ज dq है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी dq/ds हो जाएगी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर d, अगर स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेयर का एरिया 4πr² होता है, वो ले लेते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू dq/4πr²। इसी तरह अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी देखना हो, कोई बॉडी लीनियर है, लीनियर शेप की बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इसका छोटा सा लेंथ कंसीडर किया dl और पूरे पर चार्ज l लेंथ के ऊपर चार्ज q था और ये dl लेंथ पर चार्ज dq है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली जाती है। इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं dq/dl। और अगर इंटायर देखना है तो लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब देखो बच्चों, अगर एक चार्ज Q0 है, उसके पास में ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है, तो एक तो चार्ज यही हो गया Q0 और एक चार्ज जो है ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमने यहाँ के ऊपर थोड़ा सा चार्ज कंसीडर किया, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया और dq। तो अब एक चार्ज तो ये कूलम ला लगाया 1/4πε0 किसका चार्ज और इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, और ये छोटा सा चार्ज यहाँ पर कंसीडर किया dq।
अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दी, ये डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर देखी जाए तो रो डी वी, यहाँ पर रो डी वी रख दिया। अब फोर्स पूरा निकालना है, इंटायर बॉडी पे फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर दें। अभी तो ये छोटे से वॉल्यूम के ऊपर फोर्स लग रहा था, अब इंटायर पे अगर निकालें तो इसका इंटीग्रल ये हो गया 1/4πε0 क्यू, और ये रो डी वी वेक्टर का आर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो फोर्स अपान चार्ज, चार्ज ये क्यू नॉट है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए तो 1/4πε0 रो डी वी आर अपान आर स्क्वायर। इसी तरह अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से निकालना होगा तो देखो हम लोग को बच्चों डी एफ, एक चार्ज तो ये है और एक चार्ज यहाँ पर डी क्यू, तो कूलम्स लॉ लगाया 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू अपान आर का स्क्वायर और आर। और इस तरह से डी क्यू की वैल्यू अगर निकाली जाए तो डी क्यू की वैल्यू रो डी एस निकल आएगी। यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये सिग्मा डी एस, ये सिग्मा डी एस यहाँ रख देंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स निकला है, इंटेंसिटी निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये इंटेंसिटी निकल आएगी। अब अगर इसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी जाए तो यही पर जैसे डी क्यू की वैल्यू यहाँ सिग्मा डी एस रख दी थी, अब की ये रख देंगे लेमडा डी क्यू। तो अब इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर निकाला जाए लीनियर चार्ज की वजह से तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट और डी क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर और ये वेक्टर आर। अभी ये छोटे से ये चार्ज यहाँ रखा था और एक ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट ये था। अब अगर इंटायर की वजह से निकालें तो इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे ही, तो डी एफ का इंटीग्रल जब करेंगे तो 1/4πε0 के क्यू नॉट और यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू जो होगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा डी एल वेक्टर का आर का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। तो अब इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई और इलेक्ट्रिक फोर्स निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से यहाँ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, कितनी, लेमडा डी एल वेक्टर यूनिट वेक्टर आर और वेक्टर आर का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। ठीक है बच्चों। वेलकम बच्चों। आज हम तुम लोग को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज वायर ये बताएंगे। तो देखो बच्चों ये एक थिन चार्ज वायर है और इसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ इसकी L है और चार्ज इस पर Q है। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर देखना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपान लेंथ। अब हमने पहले इस वायर की वजह से निकालना है तो एक छोटा सा वायर का छोटा सा पार्ट ले लिया dx और सपोज कर लिया इसके ऊपर चार्ज dq है। तो छोटा सा वायर का पार्ट जिसकी लेंथ dx है और चार्ज इस पर dq है। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा देखेंगे तो dq अपान dq अपान dx निकाल लिया, लेमडा इज इक्वल टू dq अपान dx या dq इज इक्वल टू लेमडा dx। ठीक है। अब देखो बच्चों ये चार्ज से जो लीनियर चार्ज एलिमेंट है उससे यहाँ के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर। ये P पॉइंट वायर से y की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है और ये लाइन ज्वाइनिंग इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रही है। तो अगर ये y है और यहाँ से हमने x दूरी पर ये चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया है तो यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। अब इस चार्ज एलिमेंट की वजह से पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो फार्मूला 1/4πε0 q अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ के ऊपर देखो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ पर 1/4πε0 dq, यहाँ पर चार्ज dq है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, सपोज कर लो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा डी साइन थीटा,
इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, जितने चार्ज एलिमेंट हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट जुड़ेंगे और डी साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे। डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट रहेंगे। अब बच्चों देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर x और बेस y, तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y या x इज इक्वल टू y tan थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें x को d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर हमने डिफ्रेंशिएट किया, d बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये तो 1 हो गया। और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का फिर से करेंगे तो d थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ से हमने ds की वैल्यू निकाली y सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चों देखो हमको पहले यहाँ सारी वैल्यूज रखना है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी वो सारे डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड किए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा, और इधर माइनस इन्फिनिटी से और इधर प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये टोटल वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, और डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड किए। अब देखो बच्चों डी की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा इसलिए लगाया कि सारे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट हमको ऐड करना है। अब देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू क्या है? y tan थीटा। यहाँ से देखो tan थीटा बराबर x बाई वाई, तो x बराबर y tan थीटा, तो यहाँ x की वैल्यू रख दी y tan थीटा। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ y स्क्वायर लेमडा dx। अब हमें dx की वैल्यू रखना थी, तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, y सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, वो यहाँ रख दिया। अब बच्चों देखो सेक स्क्वायर थीटा ये, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब भी सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा है और हम 0 से इन्फिनिटी लिख दें तो ये पूरा इंटीग्रेंड जो होता है, जो रिजल्ट होता है वो ट्वाइस हो जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी ट्वाइस कर दिया यहाँ पर। और अब सारी वैल्यू रखी, डी क्यू की वैल्यू देखो, डी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने रखी है, डी क्यू की वैल्यू यहां से रखी लेमडा डी एक्स ये, और कॉस थीटा, और x की वैल्यू y tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये पूरा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, लेमडा y, और यहाँ y स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये y, ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर बाहर ले लिया, तो 1/y बचेगा। और ये जब हम इसको 0 से यहाँ पर करेंगे तो अब ये वाली लिमिट जो है जब डी थीटा वाली होगी तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, ये बचेगी 0 और ये हो जाएगा π/2। क्यों? देखो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो tan थीटा बराबर 0, तो थीटा 0 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 निकल आया। और उसके बाद जब इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब थीटा बराबर π/2। तो ये वाली लिमिट चेंज हो गई 0 से π/2। ठीक है, अब बचा कॉस थीटा डी थीटा, उसका इंटीग्रल साइन थीटा होता है, और लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 1/y साइन थीटा का इंटीग्रल, ये कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, और 0 से π/2 तो साइन 91 साइन 0 0। तो रिजल्ट आया हम लोग का E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 1/y, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई y। तो लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये रिजल्ट बेटा हम लोग गॉस थ्योरम से भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये पूछा गया है कि लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालिए विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, ये वाला रिजल्ट हमने बगैर गॉस थ्योरम के आपको दिखाया। ठीक है बच्चों, ये हमने स्टेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। अब देखो बच्चों, हम तुमको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ये एक रिंग है जिसकी रेडियस a है और इसके ऊपर q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। q चार्ज इस रिंग के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, a इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर है O। अब सेंटर के
O से P की ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। अब O से P तक की दूरी x है और हमने कंसीडर किया कि रिंग का एक चार्ज एलिमेंट है, ये छोटा सा पार्ट dA और इसके ऊपर चार्ज dQ है। तो इस छोटा सा ये जो पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा, इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज से पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। तो अब ये इंटेंसिटी होगी, ये x है, ये a, तो पाइथागोरस से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल लाइन ज्वाइनिंग सपोज कर लो, यहाँ से वर्टिकल से ऐसे थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा। अब d के दो कंपोनेंट, d cos थीटा, d sin थीटा। अब देखो, अगर हमें इस पूरे रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो d cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, d sin थीटा वाले कैंसिल्ड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमको निकालना होगी P पॉइंट पर अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकालना है, तो d cos थीटा वाले सारे कंपोनेंट लिखो, d cos थीटा के सारे कंपोनेंट ऐड कर देंगे, ये d cos थीटा वाले सारे कंपोनेंट ऐड कर दिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड d cos थीटा वाले सारे कंपोनेंट ऐड कर दिए। तो अब देखो बच्चों, यहाँ के ऊपर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पहले यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी छोटी सी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के dq अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब d की वैल्यू मालूम हो गई, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, और ये पूरे रिंग की वजह से जब निकालना है P पॉइंट पर, तो इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, d cos थीटा और d की वैल्यू रख दो, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर cos थीटा की वैल्यू रखें तो x अपान दिस, x अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और cos थीटा वाले कंपोनेंट जो हमने ऐड किए तो ये वाला रखा, और यहाँ पर टोटल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और x अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा dq, ठीक है। तो अब dq अगर छोटे छोटे सारे चार्ज ऐड कर दिए जाएं तो वो q के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये टोटल चार्ज अगर ऐड किया तो ये q हो गया। यहाँ देखो बच्चों, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपान लेंथ, टोटल चार्ज अपान सरकमफ्रेंस 2 पाई a, तो हम q की जगह लेमडा इंटू 2 पाई a भी लिख सकते हैं, 2 पाई a ऐसे लिख दें। तो ये वैल्यू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली वो कितनी निकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x, और q की वैल्यू रख दो, लेमडा इंटू 2 पाई a अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर बच्चों दो केस हैं, अगर हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये P पॉइंट अगर O पर आ गया तो x 0 हो जाएगा, तब x 0 रख देंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पर कितनी होगी, अगर सेंटर पे देखें तो पुट x इज इक्वल टू 0 एट सेंटर, सेंटर पे अगर निकालना है बच्चों तो x 0 रख दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। और अगर बहुत दूर है तो यहाँ के ऊपर, अगर हम यहाँ के ऊपर a 0 रख दें, अगर रिंग की वजह से बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहाँ से रिंग हमको पॉइंट नज़र आएगा, a की वैल्यू 0 लिख दें। तो इस तरह से अगर बहुत दूर निकालना है, बहुत दूर निकालना है तो a 0 कर देंगे, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 x लेमडा और 2 पाई a। अब यहाँ समझ लो a 0 रखा तो सब 0 ही हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर अगर इन्फिनिटी पर देखी जाए तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, फीबल होगी और 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, रिंग चार्ज रिंग के सेंटर से बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और अब देखो यहाँ के ऊपर अगर थोड़ी दूरी पर देखी जाए एक्सिस पर
तो उसके लिए फार्मूला होता है, ये अभी बताया हमने कि ET इज इक्वल टू 1/4πε0 x लैम्डा 2πa/a² प्लस x² की पावर 3/2। अब बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अगर दो चार्जेस हैं, पेयर ऑफ चार्जेस, और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, पॉइंट लाइक चार्जेस हैं और वो क्लोज्ड हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखे हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो सच एन अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, सच एन अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या हैं? जैसे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जो होता है उसका एक सिरा एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक पर नेगेटिव होता है एक पर पॉजिटिव। इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, HCl है, HCl हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं, तो इक्वल चार्ज होना चाहिए मैग्नीट्यूड में और सम डिस्टेंस अपार्ट, सो सच एन अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों मैग्नीट्यूड में चार्ज इक्वल हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखो बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं जनरली, और इस पर एरो लगा दिया जाता है, इससे पता चल रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज थी 2L, सपोज कर लिए डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2L है और चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, तो अब P इज इक्वल टू 2L/Q, इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने बताया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन आपस में थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर हैं, और कुछ ऐसे तो ये कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि जो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो पोलराइज्ड हो जाते हैं, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज सेटल हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव। तो आपको बताए पोलर और नॉन पोलर, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में थोड़ी डिस्टेंस पर सेटल्ड होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, वाटर का डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है, ठीक है। अब लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तब पोलराइज्ड होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट उनमें क्रिएट होता है। तो अब यहाँ आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी कूलम मीटर होती है, और डेबी भी इसकी यूनिट होती है। डेबी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट डेबी भी होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने आपको बताया। अब देखो बच्चों, ये आइडियल डाइपोल होता है जो बहुत जिसके चार्ज बड़े हों और डिस्टेंस बहुत छोटी हो, तो ये आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल कहलाता है, कि जिसके चार्जेस जो हैं वो बड़े हैं लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटी है, यानी 2L टेंडिंग्स टू 0 है, तो ये कहलाते हैं आइडियल डाइपोल। अब बच्चों हम तुम लोग को बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये बच्चों दो केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला केस एक्सियल, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है देखो, और यहाँ के ऊपर हमको इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट से, डाइपोल के मिडिल पॉइंट से R की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज कर लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम A लिखे दे रहे हैं, इसका नाम B लिखे दे रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 2L है और मिडिल पॉइंट से P की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसको बेटा कहते हैं एक्सियल केस, एक्सियल केस और लॉन्गिट्यूडनल केस भी कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल केस। लॉन्गिट्यूडनल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये जो मिडिल पॉइंट से P की डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये -q चार्ज एट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक R, तो ये डिस्टेंस हो गई R प्लस L। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये माइनस चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड P से A की तरफ होगी, P से A की तरफ होगी। अब इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट P निकालें। तो देखो बच्चों 1/4πε0 आएगा और Q भी आएगा, और ये डिस्टेंस अब क्योंकि L है यहाँ से यहाँ तक और R ये है, तो R यहाँ से यहाँ तक, उसमें से L कम हो गया तो ये R माइनस L, B से P तक की डिस्टेंस हम लेंगे तो कितनी लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये चार्ज पास में है P के, इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ ज़्यादा होगा, तो B से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज P के क्लोज्ड है इसलिए उसकी फील्ड बड़ी है। तो जब नेट फील्ड निकालेंगे बच्चों, तो नेट फील्ड एट P जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये E1 है और ये E2 है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, बल्कि E2 में से E1 को घटना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली फील्ड बड़ी है वो इस डायरेक्शन में और ये वाली फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो E2 माइनस E1। तो नेट फील्ड क्या होगी बच्चों, 1/4πε0 के 1/4, अगर ये एयर है सब कुछ तो K की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन B से P रहेगा क्योंकि यही बड़ी है इंटेंसिटी, तो B से P की तरफ। अब बच्चों देखो 1/4πε0 कॉमन है, Q कॉमन है, और 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, और BP डायरेक्शन। तो अब यहाँ एलसीएम अगर ले लें तो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और BP डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 1/4πε0 के Q है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर बच्चों देखो 1/4πε0 Q, और जब इसको ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। तो अब आप देखिए यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, R माइनस L, R प्लस L, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन वही BP है। अब आप देखिए कि ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2RL जुड़ गया तो 4RL आ गया। अब 1/4πε0 यहाँ पर 2QL कर दिया और 2R कर दिया, 4 था ना, तो 4 को हमने 2 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, और L बहुत छोटा है। L ये इसमें अजम्पशन किया जा रहा है कि डाइपोल में चार्जेस बहुत क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू R, R के रिस्पेक्ट में L बहुत छोटा है, तो इग्नोर कर दिया L को, तो ये R स्क्वायर था, स्क्वायर और हो गया, तो R4, एक R से एक R कैंसिल हो गया। तो बच्चों रिजल्ट क्या आया, E बराबर 1/4πε0 के
और 2L यहाँ पर देखो बच्चों 2QL है और 2R है, तो 2R लिखा, और क्योंकि P इज इक्वल टू 2LQ होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू, तो यहाँ पर P लिख दिया, और एक R था एक R4 था, तो अब ये रिजल्ट आया 1/4πε0 के 2P/R3। ये एंड ऑन साइड पोजीशन भी कहलाता है। तो डाइपोल की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ग्राफ खींचें E और इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/R³ का तो स्ट्रेट लाइन होगा, और E और R का ग्राफ खींचें तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी के साथ घटती है। डाइपोल से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी के साथ घटती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। देखो बच्चों, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 2L है, और ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो हमें इस P पॉइंट पर, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर कोई P पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट से R की डिस्टेंस पर है। तो देखो ये 2L है तो ये L हो गया, ये L हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये R ये L, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से R² + L² का अंडर रूट। इसी तरह ये L है और ये R है, ये L है ये R है, तो ये R² + L² अंडर रूट। तो अब बच्चों देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी P पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगी, E2। ठीक है, अगर हम ये एंगल थीटा माने तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस बराबर होती हैं आमने सामने की तो एंगल भी बराबर होते हैं। ये √R² L², ये √R², इसके आगे इसके सामने थीटा एंगल तो इसके सामने भी थीटा एंगल। अब देखो बच्चों, अगर हमें नेट इंटेंसिटी निकालना है तो पहले देखो ये एंगल जो है थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये थीटा तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये जो है ये वाले अल्टरनेट एंगल हैं इसलिए ये बराबर हैं, और ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये बराबर हैं। तो अब E1 के दो कंपोनेंट किए, E1 का ये कंपोनेंट E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। इसी तरह E2 के दो कंपोनेंट होंगे, E2 का ये कंपोनेंट E2 cos थीटा और ये कंपोनेंट E2 sin थीटा। अब देखो बच्चों, E2 sin थीटा E1 sin थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल टू ईच अदर, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में। तो टोटल इंटेंसिटी E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल टू ईच अदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल टू ईच अदर। तो ये कैंसिल्ड हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगी कौन वाले कंपोनेंट की वजह से? कॉस थीटा वाले। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E2 के कंपोनेंट E2 cos थीटा E1 cos थीटा। यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें cos थीटा कॉमन ले लें तो नेट इंटेंसिटी जो होगी वो E1 प्लस E2 cos थीटा होगी। ठीक है, अलॉन्ग ये B से A की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल टू BA होगी, और कितनी होगी? E1 प्लस E2 cos थीटा। तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी ये निकल के आई। अब पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो, E1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर 1/4πε0 Q/R² प्लस L² के अंडर रूट का होल स्क्वायर इन डायरेक्शन BP, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितनी होगी? 1/4πε0 Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन PA, इन द डायरेक्शन PA। तो टोटल फील्ड क्या हुई? इन दोनों का सम देखो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 के Q/R² प्लस L², फिर यहाँ भी 1/4πε0 Q/R² प्लस L², और cos थीटा की वैल्यू बच्चों रखी जाए तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस L और अंडर रूट R² प्लस L² का अंडर रूट, ये वैल्यू cos थीटा की रख दी।
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो बच्चों क्या रिजल्ट आया, टोटल फील्ड जो आई वो 1/4πε0 के 2ql, और यहाँ आई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर ये है और ये 3/2। ठीक है, अब यहां के ऊपर देखो 2ql की वैल्यू तो हम लोग को पता है, p होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और l वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू r, तो इग्नोर करेंगे l को। तो टोटल फील्ड कितनी आ गई बच्चों, 1/4πε0 p अपान, यहां पर देखो स्क्वायर है, यहाँ 3/2, स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब 2 कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट क्या आया, 1/4πε0 के p अपान r क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स केस में, इसको इक्वेटोरियल लाइन को ट्रांसवर्स केस भी कहते हैं। तो अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल केस और इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स केस, इन दोनों का रेशियो क्या है एक्सियल में, तो यहाँ देखो 2p अपान आर क्यूब आया था, यहाँ p अपान आर क्यूब, तो 2/1, तो रेशियो क्या होगा एक्सियल और ट्रांसवर्स का 2/1। ठीक है बच्चों, इस वाले डेरिवेशन में अजम्पशन क्या किया गया कि डायपोल में चार्जेस बहुत क्लोज्ड हैं, एल वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू आर, ये अजम्पशन किया गया। एक बार एनसीईआरटी में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस डेरिवेशन में क्या अजम्पशन किया गया, तो अजम्पशन यही है कि एल इज वेरी स्मॉल, चार्जेस आर वेरी क्लोज। ठीक है, बस देखो बेटा ये ट्रांसफर्स केस वाली इंटेंसिटी ड्राइव हो गई। बच्चों हमने आप लोग को ये बताया था कि जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसकी वजह से एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल केस में यानी उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और आपको ये बताया था कि जब डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर यानी उसकी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब आप लोग को बता रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो देखो बच्चों डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो इस चार्ज पर भी फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कितना QE, और एक फोर्स नेगेटिव चार्ज पे लगता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह दो फोर्स हो गए, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, ऐसा फोर्स जिसको चला सकता है वो नहीं होता, 0 होता है। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है। अब देखो एक इस पर फोर्स लग रहा है, एक इस पर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है। डायपोल की लेंथ 2l है और ये डायपोल की लाइन ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा होती है। इसलिए टॉर्क जो लगता है डायपोल पे, टॉर्क लगता है, दो पैरेलल फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो टॉर्क फॉर्म होता है। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। अब देखो बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड QE है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा है, तो इस तरह से जो टॉर्क लगता है वो 2l QE साइन थीटा। ये 2l Q साइन थीटा, 2l Q की वैल्यू हम लोग को पता है, इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट PE साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको हम लोग P क्रॉस E कहते हैं, P क्रॉस E। टॉर्क जो लगता है वेक्टर क्वांटिटी है और ये P क्रॉस E, इसकी वैल्यू होती है P क्रॉस E। अब देखो ये टॉर्क डिपेंड करता है कि डायपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है। अगर थीटा 90 है मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर रखा है। अगर ऐसे रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल ऐसे रखा है, तब इस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, इधर की तरफ QE और इधर की तरफ QE, तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, टाउ मैक्सिमम होता है। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हुई, टाउ मैक्सिमम
बराबर पी ई। अब यहाँ से एक डेफिनेशन भी बनती है, अगर हम ई को 1 न्यूटन पर कूलम कर दें तो टाउ जो होता है पी के बराबर होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इज द मैक्सिमम टॉर्क विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन आ रही है बच्चों, क्या कि मैक्सिमम टॉर्क एक्टेड ऑन ए डाइपोल, मैक्सिमम टॉर्क acted on a dipole, acted on dipole when it is placed in unit electric field, it is placed unit electric field perpendicular to the direction of electric field, perpendicular to direction of electric field, direction of electric field। तो देखो बच्चों, अगर कोई डाइपोल यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो जो मैक्सिमम टॉर्क होगा उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है, थीटा एक 0 डिग्री है या थीटा 180 है थीटा, यानी डाइपोल पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के या एंटी पैरेलल रखा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है या एंटी पैरेलल रखा है, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो इसका मतलब टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क 0 होगा। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो ना तो नेट फोर्स लगता है, नेट फोर्स भी 0 होता है और टॉर्क भी 0 होता है। कब? कि जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है या एंटी पैरेलल रखा है तो नेट फोर्स भी 0 होता है और टॉर्क भी 0 होता है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन it is placed in electric field, when it is placed in uniform electric field, in uniform electric field। अब देखो बच्चों, तुम लोग को बताएंगे कि डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो क्या होता है। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो क्या होता है, देखिए। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में पूछा गया है बच्चों ये। तो अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, सपोज कर लो, अब देखो कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, जहाँ लाइनें क्लोज्ड होती हैं वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अगर देखा जाए तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और बी पॉइंट पर लाइनें दूर दूर हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब अगर यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है, तो देखो नेगेटिव चार्ज वीक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज वाला फोर्स कम है। तो नेट फोर्स यहाँ 0 नहीं होता, नेट फोर्स इज नॉट 0, नेट फोर्स इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हैं। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो नेट फोर्स इज नॉट 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर के नहीं है। एक बड़ा फोर्स लग रहा है, एक पर छोटा फोर्स लग रहा है। जो चार्ज बड़ी फील्ड में रखा है उसमें बड़ा फोर्स लग रहा है, जो छोटी फील्ड में रखा है उस पर छोटा फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स इज नॉट 0 और टॉर्क भी 0 नहीं होता, टॉर्क इज आल्सो नॉट 0, तो टॉर्क भी 0 नहीं होता। अब टॉर्क डिपेंड करता है लोकेशन पर, टॉर्क डिपेंड करता है लोकेशन पर। अगर डाइपोल पैरेलल रखा है या एंटी पैरेलल रखा है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, इफ डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, इस केस में टॉर्क भी 0 होता है। पैरेलल देन टॉर्क विल 0, टॉर्क भी 0 हो जाएगा, टॉर्क विल 0। हालांकि
however net force is not zero, however net force is not zero, is not zero। तो अब पूछा जाता है कि जब फोर्स जीरो नहीं है तो टॉर्क कैसे जीरो हो गया। However the net force is not zero, तो टॉर्क इसलिए जीरो होता है बच्चों कि उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाती है। पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो एक चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज वाले पर इधर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव वाले पर इधर फोर्स लग रहा है। ये वाला फोर्स सपोज कर लो छोटा है, ठीक है, और इधर वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है। लेकिन टॉर्क इसलिए जीरो है कि इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, इसलिए टॉर्क जीरो है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो और इसलिए नेट फोर्स जीरो। अब इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है बच्चों, तो जब कोई बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बॉडीज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तब उस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप होता है, यानी पोलराइज्ड हो जाते हैं, चार्ज एक तरफ चले जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरफ। तो डाइपोल की एक एप्लीकेशन वो है, और दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये है कि एंटेना से जब रेडिएशन निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, तो उनकी स्टडी में हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब तुम लोग को गॉस थ्योरम पढ़ाते हैं। गॉस एक साइंटिस्ट थे और इन बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे फ्रांस के, और इन्होंने दो इक्वेशंस दी हैं जिनको मैक्सवेल की इक्वेशंस कहते हैं। उनमें से दो इक्वेशन इनके नाम हैं। तो पहली गॉस थ्योरम जो है, पहली जो इक्वेशन है उसमें गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम के पहलने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें उनमें आपको बताते हैं। जैसे एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे सारे वेक्टर होते हैं ऐसे ही एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो होता है एरिया बताता है, और आउटवर्ड नॉर्मल जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। एरिया वेक्टर को हम लोग या तो ए से लिखते हैं ऐसे, या एस से लिखते हैं। एरिया वेक्टर को एस से लिखा जाता है। तो अब एरिया वेक्टर आपको पता चल गया, जैसे सारे वेक्टर होते हैं ऐसे ये भी एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर भी वेक्टर है, उसमें एरिया मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो एरिया जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन बताता है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसको हम लोग बच्चों ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन ज़्यादा सही है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट वोल्ट मीटर होती है और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी होती है। एक बार सीबीएसई में यही पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बताओ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट मीटर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। गॉस थ्योरम यह है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज इन ए सरफेस। ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का। तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट क्या है गॉस थ्योरम का, तो आपको ये याद होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज इन ए सरफेस। अब देखो, हमें पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो कोई भी सरफेस, बाउंडेड सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा हो, ए सरफेस इन विच द चार्ज इज इनक्लोज्ड, इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन ऐसे हालो सरफेस, स्फीयर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कि जिसके अंदर चार्ज रखा हो, तो ऐसे सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव तब होगा कि अंदर गॉसियन सरफेस में चार्ज रखा वो पॉजिटिव हो, और नेगेटिव कब होता है, जब जो बाउंडेड सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज हो। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर जाती हैं तो आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इनवर्ट फ्लक्स होगा, इनवर्ट फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं। अब देखो, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये चार्ज है, उससे आर की दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस चार्ज से आर की दूरी पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसके अराउंड हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं।
अब इस चार से लाइनें निकल रही हैं, इस सरफेस से इस पी पॉइंट में जो एरिया वेक्टर है उससे कितनी लाइनें जा रही हैं ये हम लोगों ने देखा। तो सपोज कर लो उससे इसके जो छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर किया है उससे लाइनें जा रही हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब हमने क्या काम किया, इस दूरी को सेंटर, इसको सेंटर मान के आर दूरी का एक स्फीयर ड्रा किया ताकि चार्ज इनक्लोज हो जाए और ये गॉसियन सरफेस बन जाए। ये जो गॉसियन सरफेस है पी पॉइंट से जा रहा है, गॉसियन सरफेस पी पॉइंट से जा रहा है। अब यहाँ के ऊपर देखो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है। तो पहले हमने देखा कि इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब जब डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए तो फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, ये अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इधर जब इंटीग्रल किया ई डी ए की जगह ई डी ए कॉस जीरो, जीरो इसलिए कि देखो बेटा आउटवर्ड नॉर्मल और लाइन ज्वाइनिंग जो सरफेस को चार्ज से ज्वाइन कर रही है वो लाइनों दोनों एक ही डायरेक्शन में और जीरो एंगल है, इनके बीच में एंगल जीरो है, इसलिए यहाँ के ऊपर ई डी ए कॉस जीरो लिखा। और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है ई डी ए, और डी ए का जब इंटीग्रल किया तो पूरे सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर निकल आया। स्फीयर का एरिया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या है चार्ज, आर क्या है डिस्टेंस, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर निकल आई बच्चों। ठीक है, तो अब पॉइंट चार्ज एक एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की हो गई। अब देखो बच्चों कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो कूलम्स लॉ का डेरिवेशन है गॉस थ्योरम से। तो पहले तो वही काम करेंगे कि एक चार्ज रखा होगा, इस चार्ज से आर की दूरी पर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अभी हम ये ड्राइव कर चुके हैं। कैसे करेंगे, पहले उन्हें बताया इसके चार्ज के अराउंड एक एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से लाइनें निकल रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और ये लाइनें बाहर की तरफ जा रही हैं इसके अंदर से। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, छोटे एरिया वेक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डी ए, ये आपने अभी देखा। और ई डी ए और ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो इसलिए क्योंकि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है चार्ज को एरिया वेक्टर से जो ज्वाइन कर रही है और जो एरिया वेक्टर पे नॉर्मल ड्रा किया है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा इसलिए ज़ीरो। तो डी फाई की वैल्यू हम लोग को पता चल गई। ये जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एरिया वेक्टर है वो कितना है, ई डी ए। अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हमने आपको बताया कि इसके चारों तरफ एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं आर रेडियस लेके, और अब जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे ई डी ए, और यहाँ पर इसका गॉस थ्योरम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर निकल आती है। अब देखो गॉस थ्योरम ड्राइव करने के लिए एरिया वेक्टर पे छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं, टेस्ट यूनिट चार्ज रखा है। तो अकॉर्डिंग अब देखो इनके बीच में जब यहाँ पर टेस्ट यूनिट चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा क्यू नॉट चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स कितना लगेगा। अब देखो यहाँ पर ई की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं वो रख दे रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यूब। ये रिजल्ट जो है गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ का रिजल्ट है। तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ ड्राइव हो गया। तो गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ का डेरिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कूलम्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म में तुम लोगों को बच्चों बताया था कि वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम्स लॉ क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, आर वेक्टर का स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया कूलम्स लॉ का विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब बच्चों देखो गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन
चार्ज वायर, एक थिन लाइन चार्ज वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है। सपोज कर लो ये L लेंथ का चार्ज है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब बच्चों देखो चार्ज और टोटल लेंथ का रेशियो जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो इस तरह से अगर चार्ज की वैल्यू रखें तो हम लेमडा L रख सकते हैं, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सपोज कर लीजिए इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस चार्ज की वजह से R की दूरी पर एक पॉइंट P है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, P पॉइंट के अराउंड एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं और इसमें से लाइनें आ रही हैं और इसमें से जा रही हैं। तो इस एरिया वेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों कितना हो गया, d phi इज इक्वल टू EdA, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये इसके थ्रू जो एरिया वेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकल आया। अब अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाए जो P पॉइंट से जा रहा है, तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा इसके अराउंड एक इस तरह का सिलेंडर बनेगा। अब ये लाइन चार्ज एक्सिस पर है, सिलेंडर की एक्सिस पर है, और ये सरफेस जो है सिलेंडर का सरफेस जो है वो P पॉइंट से जा रहा है। तो अब ड्यू टू इंटायर गॉसियन सरफेस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इंटायर गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इंटायर गॉसियन सरफेस। अब इंटायर गॉसियन सरफेस से अगर निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, पूरे सरफेस से अगर निकालना है तो क्या हो गया, d phi इज इक्वल टू EdA, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होती है और इसकी वैल्यू E बाहर आ गया, dA सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर निकालना है बच्चों तो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। यहाँ पर 2 पाई R H की जगह L कर देंगे क्योंकि लेंथ H की जगह L है, तो ये Q अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। अब Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू कितनी है, लेमडा L, Q की वैल्यू कितनी है, लेमडा L, तो यहाँ रख दिया, तो लेमडा L और ये एप्सिलॉन नॉट और ये E इंटू 2 पाई R L, ये Q की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू अभी रख रहे हैं। अच्छा देखो E इंटू 2 पाई R L। अब देखो अगर हम यहाँ पर लिखें कि E इज इक्वल टू क्या हुआ, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपान लेंथ 1 अपान R। अब इसकी जगह हम लेमडा लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई R। तो इस तरह ये लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है R पे डिपेंड करती है, पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी R स्क्वायर पे डिपेंड कर रही थी और ये लाइन चार्ज की वजह से। अब अगर ग्राफ प्लॉट करो E और R का, तो E और R का ग्राफ ऐसे होगा, और अगर हम लोग E और 1 अपान R का ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये इस तरह का होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। देखो बच्चों एक एप्लीकेशन और है गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो देखो ये एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है, Q चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया इसका A है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपान एरिया दी है इस प्लेन चार्ज शीट की। इस प्लेन चार्ज शीट से R की दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब हमने सिमेट्री बनाने के लिए प्लेन चार्ज शीट से P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक और पॉइंट कंसीडर किया P डैश, और इन दोनों ये इससे एक गॉसियन सरफेस प्लॉट हो गया सिलेंड्रिकल शेप का, जिसकी एरिया ये है, रेडियस इसकी जो हाइट है, मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r है, और इसका एरिया A है। इस तरह से अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम हम लोग को अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना होगी तो EdA ये इस एरिया वेक्टर के थ्रू निकलेगी, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग को निकालना होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालना होगा गॉसियन सरफेस के थ्रू तो EdA cos 0
और इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ के ऊपर हम लोग को चार्ज अपान एरिया निकल के आया। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट, और ई और कॉस 0 तो 1 होता है, इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो इस तरह से ई ए निकल के आया चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट। और ई निकालना है तो कितना आएगा बच्चों, ई इज इक्वल टू, यहाँ के ऊपर देखो चार्ज अपान एरिया और 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इस सरफेस का निकला, राइट सरफेस का। इसी तरह आउटवर्ड नॉर्मल और आउटवर्ड नॉर्मल और लाइन ज्वाइनिंग इधर से। तो जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो इसके दो सरफेस, एक प्लेन सरफेस इधर है, प्लेन सरफेस राइट का, ये राइट वाले प्लेन सरफेस का, और ये लेफ्ट वाले प्लेन सरफेस का, और ये कर्व सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हम 3 सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ राइट वाले सरफेस का भी आपने देखा चार्ज अपान ए मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये आउटवर्ड नॉर्मल है। अब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन प्लेन सरफेस पे क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ cos 90 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट आएगा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट से 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आई। बच्चों देखो, अब ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये एक थिन चार्ज स्फेरिकल शेल है, इस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है। तो देखो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपान 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो अगर कहीं क्यू आएगा तो उसकी जगह हम सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें इस चार्ज स्फेरिकल शेल से बाहर किसी पॉइंट पी पर आर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आउटसाइड पहले हमने कंसीडर किया आउटसाइड वाला, यानी एक पॉइंट पी है जो स्फेरिकल शेल के सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर बाहर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले वही एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे और इसके थ्रू एरिया वेक्टर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब ई डी ए तुम लोग को बताया गया था कि ये cos 0 होता है क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग और आउटवर्ड नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है। इस देखो स्फेरिकल ये सेंटर से इसको एरिया वेक्टर को लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो, और आउटवर्ड नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ एरिया वेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया ई डी ए, एरिया वेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया ई डी ए। अब इंटायर गॉसियन सरफेस से अगर निकालना है ड्यू टू इंटायर गॉसियन सरफेस, ड्यू टू इंटायर गॉसियन सरफेस अगर देखें तो इंटायर गॉसियन सरफेस से अगर हम देखें तो इंटायर गॉसियन सरफेस से कितना आएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ये इंटायर गॉसियन सरफेस से निकल आया, इंटायर गॉसियन सरफेस से इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ के ऊपर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आती है, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, ये अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए ई बाहर करा, इसका इंटीग्रल जो है, इसका इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये दूरी स्मॉल आर है और ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, तो हम यहाँ के ऊपर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो गॉसियन सरफेस का एरिया वो रख दिया। अब देखो बच्चों चार्ज की वैल्यू अगर रखें तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये 4 पाई कैंसिल हो गया, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई, सिग्मा अपान सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर सरफेस पे निकालना है तो स्मॉल आर की जगह अगर एट सरफेस की बात हो, एट सरफेस, सरफेस पे देखो एट सरफेस, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा
अपान एप्सिलॉन 0i। स्फेरिकल शेल के सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पे अगर हम यहाँ पर देखें Q पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आएगी। और इनसाइड अगर देखा जाए स्फेरिकल शेल के अंदर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। काहे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए होगी क्योंकि जो चार्ज सरफेस पे दिया जाता है स्फेरिकल शेल को, वो सब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनसाइड चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। इसी चीज़ को बच्चों ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो यहाँ से यहाँ तक 0 है और सरफेस पे मैक्सिमम है, उसके बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम हो रही है। इसी तरह देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और सरफेस के बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक सरफेस में मैक्सिमम, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ये बेटा r की वैल्यू लेस देन r है, यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम होती है r इज इक्वल टू r, और यहाँ सरफेस के बाहर स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन अगर r है तो ऐसे। इसी तरह यहाँ r लेस देन r, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज r इज इक्वल टू r, और इस पॉइंट पर r ग्रेटर देन r। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस